ठीक है बेटा, तुम पानी लेकर आ जाओ, तब हम लोग अंदर चलेंगे। गोविंद भी यहाँ है? दयाल सिंह विशाल से पूछा। हाँ अंकल जी, मैं और गोविंद कमल के साथ ही आए थे हॉस्पिटल में, बोलकर विशाल पानी लेने चला जाता है। पानी लेकर वापस भी आ जाता है और वो दयाल सिंह और उनकी पत्नी शारदा देवी को लेकर वार्ड रूम में भी चला जाता है। रूम के अंदर आने के बाद दयाल सिंह और उनकी पत्नी शारदा देवी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया था। तो आप कमल के मॉम डैड हैं? दयाल सिंह और शारदा देवी अपने ख्यालों से बाहर तब आते हैं जब डॉक्टर भी शर्मा के आवाज़ उनके कानों में पड़ते हैं। कमल को हॉस्पिटल के बेड पर लिटाया गया था। ग्लूकोज के बोतल टांगा हुआ था जिसमें से पाइप के जरिए कमल को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। उसके बॉडी में बाहरी कोई इंजरी नहीं थी, तो उसके बॉडी में कहीं भी बैंडेज देखने को नहीं मिल रहा था और कमल के आंख खुल रहे थे। शायद यही देखकर दयाल सिंह और शारदा देवी शौक रह गए थे और उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी और मुस्कान भी जगह बना ली थी। अपने ख्यालों से बाहर आने के बाद वो डॉक्टर भी सागर के बातों का जवाब देते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, हम कमल के पेरेंट्स हैं। दयाल सिंह डॉक्टर भी सागर के तरफ देखकर कैजुअली अंदाज में बोले थे। उनके चेहरे पर सीरियस भाव बिल्कुल भी नहीं थे। कमल को देखने के बाद वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे। यही हाल शारदा देवी के भी थे। वो कमल को लेकर पहले जितना चिंता फिक्र करने लगी थी, कमल को देखने के बाद सब दूर होने लगी थी। वो अपने मन ही मन में सोचने लगी थी कि बेकार ही इतना फिक्र कर रही थी, रो रही थी। कमल तो भला चंगा है, पर वो कहाँ जान रही थी कि मामला कुछ और ही है। असली बात तो उन लोगों को डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर भी सागर बताने वाले थे। वो बात सुनकर इन दोनों के क्या रिएक्शन आने वाले हैं, ये बात भी आपको देखने लायक होने वाली है। आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आप लोगों को बच्चों का फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। इतने दिनों से आप लोग कमल का ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे? दोनों को डांटते हुए कड़क अंदाज में डॉक्टर भी सागर बोले थे। आपका क्या मतलब है? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? हमने कमल पर ध्यान नहीं दिया, मतलब क्या है इसका? अनजान बनते हुए दयाल सिंह अपनी ये बात कहा था। कहना ये चाहते हैं कि कमल काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था, तो फिर आप लोगों का ध्यान कहाँ था? आपने इनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? डॉक्टर शर्मा, जो काफ़ी देर से खड़े चुपचाप सभी लोगों को देख रहे थे, वो अब बोले थे। डॉक्टर शर्मा के बातों को सुनकर दयाल सिंह और शारदा देवी एकदम से भौचक रह गए थे। उन्हें लगा कि मैंने क्या सुन लिया। कमल काफ़ी दिनों से बीमार था, तो उन्हें पता क्यों नहीं चला था? एकदम से सब नॉर्मल ही तो था। कमल के ज़िंदगी में बीमार तो वो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था। आज तक ये सारी सोच दयाल सिंह और शारदा देवी के थे, जो वो दोनों अपने मन ही मन में सोच रहे थे। अब आप कहेंगे कि कमल को बीमारी तो शीला के मारने से हुई थी। ऐसा नहीं है। कमल को कॉलेज में शीला द्वारा जो पीटा गया था, शीला की पिटाई से बस कमल बेहोश हुआ था। उस पिटाई का असर कमल के बेहोशी तक ही था। कमल के होश में आने के बाद वो असर ख़त्म हो गई थी। हाँ, लेकिन एक बात और, कमल की वो पिटाई ने कमल की वो बीमारी सामने ला दी थी, जो बीमारी काफ़ी दिनों से उसके बॉडी में छुपी हुई थी। अगर शीला ने उसे पीटा नहीं होता तो शायद कमल कुछ दिनों के बाद मर जाता। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे बेटे को? आप कह रहे हैं कि कमल बहुत दिनों से बीमार था, तो हम लोगों या कमल को पता चला क्यों नहीं? शारदा देवी डॉक्टर शर्मा को देखते हुए उनसे सवाल पूछती हैं। शारदा देवी के सवाल भी अपनी जगह पर सही ही थी। भले ही बाहर के लोगों को कमल के बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, पर कमल को तो अपने बीमारी के बारे में पता चल ही जाता ना।
लेकिन उसे भी पता नहीं चला अपनी बीमारी के बारे में। यही सब सोचकर सभी आश्चर्यचकित थे। कमल को पैरालिसिस हुआ है, अब वो नॉर्मल नहीं है, वो हाफ कोमा में चला गया है और ये बीमारी कमल को काफ़ी सालों से है। डॉक्टर शर्मा शारदा देवी के सवालों का जवाब देते हुए बोले थे। कमल कोमा में है? शारदा देवी ये बोलती है और फपक कर रोने लगती है और धड़ाम से वही गिर जाती है। शारदा देवी को गिरते हुए देखकर विशाल, गोविंद और दयाल सिंह तीनों उन्हें संभालने के लिए दौड़कर उनके पास आते हैं और उन्हें सहारा देकर उठाते हैं और उन्हें धीरे धीरे ले जाकर कमल के पास बेड पर बिठाते हैं। शारदा देवी की नज़र जब कमल पर पड़ती है तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दयाल सिंह, विशाल और गोविंद शारदा देवी को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। न शारदा देवी के रोने की आवाज़ कम हो रही है, न ही उनकी आंखों में आंसू बहना रुक रहे हैं। शालीमार रेस्टोरेंट। इधर शालीमार रेस्टोरेंट में राधा की बात सुनकर अनीता आंटी सोच में पड़ जाती है। वो सोचने लग जाती है कि राधा ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। इन सारी लड़कियों को तो खाना खिलाने तो मैं लेकर आई हूँ, तो बिल भी मैं ही ना पेमेंट करूँगी। ऐसे में राधा क्यों सारी बिल पेमेंट करने की बात कर रही है। राधा बेटा, आप सबको यहाँ लेकर कौन आया है? अनीता आंटी राधा की तरफ देखते हुए राधा से सवाल पूछती है। आंटी जी आप? राधा अनीता आंटी के तरफ देखकर जवाब देते हुए बोली थी। तो जब सभी लोग खाना खा लेंगे तब बिल पेमेंट कौन करेंगे? अनीता आंटी राधा से फिर से एक सवाल पूछती है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ आंटी जी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सारा बिल पेमेंट तो मैं ही करूँगी। राधा अनीता आंटी के तरफ देखकर बोलते हुए पूरी तरह से अड़ गई थी। राधा बेटा, तुम बच्चे हो हमारे, फिर हम तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? अनीता आंटी राधा की तरफ देखकर हंसते हुए बोली थी। मेरी जेब में से निकलकर ऐसे। बोलते हुए राधा अपनी जेब में से पैसे निकालकर टेबल पर रख देती है। अब सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल हो गई थी। बात आगे बढ़ती ही जा रही थी। तब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए चांदनी को आगे आनी पड़ती है और वो दोनों के बीच में उतरती है। राधा आंटी जी, राधा को अगर मन है तो करने देते हैं ना उसे पेमेंट। जानते हैं आंटी जी, जब ये मेरी प्यारी बहन रूठ जाती है तो बिना 5 दिन के नहीं मानती है। मैं सच कह रही हूँ, आप चाहे तो ये बात अपनी शीला दीदी से भी पूछ सकती हैं। अनीता आंटी और राधा के बीच तो हो रही आर्ग्यूमेंट को रोकने के लिए चांदनी ये बात बोली थी। कहानी आगे भी जारी रहेगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।